So good evening everyone. Today we have to start discussion about next topic from the section that is oscillations. एकदम simple straightforward topic है that is oscillation and इस oscillation के about हम अभी यहाँ पे discussion शुरू करने जा रहे हैं। तो oscillation को पढ़ने से पहले basically ये oscillation मतलब क्या होता है और उसको समझने के लिए ये oscillatory motion मतलब होता क्या है उसको अपन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली जब अपन मैकेनिक्स का डिस्कशन शुरू कर रहे थे तब मैंने वहां पे मोशन को इंट्रोड्यूस किया था कि मोशन मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। एंड उस मोशन को अपन वेरियस टाइप में पार्ट में डिवाइड करते थे, जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन। एंड इस मोशन को हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन में देखा था। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था अबाउट रोटेशनल मोशन, और इस रोटेशनल मोशन को हम पहले टॉपिक में 12th की पढ़ चुके हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ मोशन आती है दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। तो हमें जो है बेसिकली ये वाइब्रेशनल मोशन के दो टाइप होते हैं, उसको यहाँ पे पढ़ना है। पहले आएंगे ऑसिलेशंस एंड उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा वेव्स को, ठीक है। तो ये ऑसिलेशंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन मतलब होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या होता है, द मोशन इन विच बॉडी मूव्स अलोंग सेम पाथ अगेन एंड अगेन। यानी कि बॉडी जो अपनी मोशन परफॉर्म करने वाली है उस मोशन का पाथ अगर वहां पे रिपीट हो रहा है, रिपीटेटिव पाथ पे बॉडी अगर अगेन एंड अगेन ट्रैवल कर रही है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि बॉडी इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। अभी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल हम सर्कुलर मोशन में पहले ही पढ़ चुके हैं कि बॉडी जब भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते टाइम बॉडी जो है इसी सरकमफेरेंस के ऊपर अपनी मोशन फिर से रिपीट अगेन एंड अगेन परफॉर्म करती है। मतलब ये हो गया एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। उसी तरह से कोई अगर हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एक स्विंग है तो वो स्विंग भी क्या करता है, एक ही पाथ के ऊपर अगेन एंड अगेन झोंका इस तरह से मूव करता है। मतलब पाथ यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब ये भी बॉडी जो है वो परफॉर्म कर रही है ऑसिलेटरी मोशन। सेम वे अगर वहां पे एयर की ब्रीथ आ रही है तो जो लीव्स होंगे प्लांट्स के वो भी क्या करता है, अप एंड डाउन इस तरह की मोशन परफॉर्म करते हैं। तो वो सारे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कंसीडर करते हैं। एंड उस टाइप के ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल केस हम यहाँ पे डिस्कस करनी है इस टॉपिक की, जिसको अपन बोलते हैं एसएचएम। और इस एसएचएम का मतलब होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पे इसको अपन सिंपल रखने वाले हैं एट द स्टार्ट। एंड इस सिंपल का मतलब होगा हम यहाँ पे बस इसका लीनियर पार्ट कंसीडर करेंगे। एट द एंड हमें टॉर्शनल रोटेशनल को भी इंट्रोड्यूस करना है। हार्मोनिक का मतलब हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं कि जो मोशन रिपीटेटिव है, जो अपना पाथ रिपीट करती है। एंड इस टाइप के मोशन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है और एक वर्ड इंट्रोड्यूस होता है पीरियोडिक मोशन, जो भी आपको मालूम होना चाहिए, पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होगा, देखो जो मोशन खुद को रिपीट कर रही है, मोशन which repeats itself after equal interval of time। मतलब एसएचएम में ऑसिलेशन में ये क्लियर हो गया कि मोशन रिपीट होने वाली है, लेकिन अगर वो मोशन रिपीट करते टाइम वहां पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो रिपीट कर रही है खुद को, जैसे क्या बोलेंगे हम, हैंड्स ऑफ द क्लॉक होते हैं, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में फिर से अपने पोजीशन पे आते हैं, मतलब वो अपने मोशन को रिपीट करते हैं विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे एज ए पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बॉडी पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करती है वो अपनी मोशन का जो सेम सेट ऑफ मूवमेंट्स है उसको अगेन एंड अगेन वो मूव करती रहती है। मतलब एवरी पीरियोडिक मोशन जो है वो हर बार ऑसिलेटरी मोशन होती ही है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार जो ऑसिलेटरी मोशन होगी वो पीरियोडिक होगी, ठीक है, उसके लिए ऐसे कोई कंडीशन कंस्ट्रेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो हम एसएचएम का डिस्कशन शुरू करते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन करने के लिए हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट लेने वाले हैं, दैट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या होती है, इसको समझने के लिए हम एकदम सिंपल की केस लेंगे, जिसमें हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट होगा। इस रिजिड सपोर्ट को हम एक स्प्रिंग जो है उसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे, एंड इस स्प्रिंग को हम कनेक्ट करके एक ब्लॉक होगा जिसका मास यम है वो कनेक्टेड रहेगा। अब बेसिकली क्या होगा, देखो इस ब्लॉक को अगर अपन पकड़ के इधर खींचेंगे तो उस प्रोसेस में हमें मालूम है कि ये स्प्रिंग जो है वो एक्सपांड हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, और उसकी लेंथ कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी, और ये जो ब्लॉक है उसका यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x। लेकिन अगर मैंने इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस ब्लॉक को खींच के अगर छोड़ दिया तो वहां पे ब्लॉक क्या करेगा, ये स्प्रिंग के कॉम्प्रेशन की वजह से अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और ये इस तरह से डिस्प्लेस होके इस न्यू पोजीशन पे हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। स्प्रिंग छोटी बड़ी नहीं हो रही है, नहीं तो बोलेंगे स्प्रिंग कैसे छोटी हो गई। स्प्रिंग बस यहाँ पे क्या हो गई, कॉम्प्रेस हो गई, एंड कॉम्प्रेस के बाद में ये स्प्रिंग की ये पोजीशन आ गई, जिसमें अगेन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ x, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। और इसको अगर छोड़ देंगे तो ये वाला जो ब्लॉक है इसी पाथ के ऊपर अगेन एंड अगेन मूव होने वाला है, मतलब ये अपनी मोशन परफॉर्म करने वाला है सिंपल स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग, जो रिपीटेटिव रहेगी। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक यानी रिपीटेटिव मोशन। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो जब भी अपन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की यानी रिपीटेटिव मोशन की बात करते हैं, तो आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट केस में हम ब्लॉक को इधर खींच रहे थे, और इधर खींच के छोड़ने के बाद ये ब्लॉक इधर जा रहा है। अगर मैं उल्टा करूंगा, मतलब पहले ये मीन पोजीशन है ब्लॉक की, इसको अगर मैं कॉम्प्रेस करूंगा और उसके बाद छोड़ दूंगा, तो छोड़ने के बाद ब्लॉक जो है वो इस तरफ जाएगा, मतलब वो एक्सपांड हो जाएगा। यानी कि होता क्या है कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो ब्लॉक है वो मूव होता है, ठीक है। एंड ये ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन है कि यहाँ पे हम ब्लॉक की मूवमेंट के लिए जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स एनर्जी में स्टोर होता है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट एनर्जी अगेन यहाँ पे वर्क होता है ब्लॉक को अपने ओरिजिनल मीन पोजीशन पे लेके आने के लिए। एंड इस प्रोसेस में जो फोर्स एक्ट होता है उसको बोला जाता है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी रिस्टोरिंग फोर्स। अभी रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स है मतलब डिनोटेड बाय एफ होगा, जिसको हम समझ सकते हैं कि रिस्टोरिंग है मतलब ये रिस्टोर करेगा बॉडी को अपने मीन पोजीशन पे, ठीक है। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स रिलेटेड एक और एग्जांपल मतलब और कंडीशन हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर हम ब्लॉक को थोड़ा खींच के अगर छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे वापस आएगा, थोड़ी देर तक यहाँ पे जाएगा। लेकिन अगर एकदम पूरी ताकत से जितना खींच सकते उतना अगर दूर तक खींच दिया और फिर छोड़ दिया तो ये एकदम स्पीड से वापस आके ज्यादा स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा। यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, लेकिन दोनों की डायरेक्शन होती है अपोजिट। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ निगेटिव साइन को। तो ये f बना प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, एंड अगर ये f प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x है तो ये बनेगा f इक्वल्स टू माइनस ऑफ k इंटू एक्स। और यहाँ पे जो k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं एक तो f बाय एक्स से, या फिर इसका और एक फॉर्मूला होता है दैट इज m इंटू ओमेगा स्क्वायर से। तो यहाँ पे हमें रिस्टोरिंग फोर्स के लिए एक्सप्रेशन मिल गया दैट इज f इक्वल्स टू माइनस ऑफ k इंटू एक्स। एंड इसी रिस्टोरिंग फोर्स के एक्सप्रेशन से हम इस लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन भी करते हैं कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन इन विच restoring force always acts towards mean position and its magnitude is
प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो उसको बोला जाएगा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला तो ऑलरेडी अपन यहाँ पे डिराइव कर ही चुके हैं। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए एकदम सिंपल कंडीशन है। देखो, हमें न्यूटन ने बोला है F इक्वल्स टू होता है ma, अभी अभी डिराइव किया कि F इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ kx, दोनों साइड सेम है तो इनको अगर इक्वेट करेंगे तो ma बन गया माइनस ऑफ kx, माइनस को इधर लेके प्लस बनाएंगे तो ma बना ma प्लस kx बना इक्वल टू 0। बट a का मतलब एक्सेलरेशन है, एंड जिसको अपन चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या फिर डबल डेरिवेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमें ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर पुट करके के एक्स इक्वल टू 0 ये फॉर्म का इक्वेशन मिला। अभी अगर थ्रू आउट यम से डिवाइड कर दूंगा तो ये इक्वेशन बनेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एक्स इंटू 0। बट के अपॉन यम को हम पहले ही यहाँ पे के को यम ओमेगा स्क्वायर बोले थे, इसका मतलब के बाई यम जो है वो बनेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर से हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को डिराइव करेंगे। जैसे फर्स्ट वन आएगा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम, तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो बनेगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। जनरल एक्सप्रेशन होता है फॉर एक्सेलरेशन माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पे ओमेगा का मतलब वही एंगुलर वेलोसिटी को बस यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बाकी एक्चुअल जो मीनिंग है उसकी वो सिमिलर ही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन डिराइव करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट डिराइव कर सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। तो जो भी बॉडी परफॉर्म करती है एसएचएम, तो उसकी वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन होता है v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे अगेन v का मतलब वेलोसिटी, ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a का मतलब होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। अब एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, वेव्स में हमने डिस्कस किया था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, एंड x मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिस टाइम इंस्टेंट पे हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो। एंड उसी तरह से हम एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट आल्सो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एक्सप्रेशन बनता है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस और माइनस 5, x equals to a sin omega t plus or minus phi. By using this expression we can calculate the displacement of the SHM. ठीक है, बस यहाँ पे आपको दो केस कंसीडर करनी पड़ेगी कि अगर if motion starts from mean position, ऐसे बोला है, तो उसका मतलब यहाँ पे हमें जो phi है वो 0 लेना पड़ेगा, एंड उस केस में इक्वेशन बनेगा x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t। एंड अगर हमें बोला गया है कि इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन बनेगा a cos ऑफ ओमेगा t, क्योंकि यहाँ पे हम फाई लेंगे पाई बाय 2। ऐसे क्यों, देखो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हमने एक सर्कल लिया और इस पाथ के अलोंग बॉडी अपनी मोशन परफॉर्म कर रही है ए से लेके बी तक, और ये ओ रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी मीन पोजीशन। तो होता क्या है, देखो जब ये पार्टिकल ये मीन पोजीशन से निकलता है तो यहाँ से यहाँ तक जाता है बी तक, फिर बी से ओ तक आता है, ओ से ए तक जाता है, फिर ए से ओ तक आता है, एंड इस पर्टिकुलर कंप्लीट कंडीशन को हम कंसीडर करते हैं कि वहां पे वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो एक ऑसिलेशन में होता क्या है, देखो ये जाते टाइम ए, आते टाइम ए, इधर आते टाइम ए, इधर आते टाइम ए, मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है 4a, लेकिन वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बनेगा 0, क्योंकि जहां से निकला था
ये वहीं पे आता है। उसी तरह से अपन अगर इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जब ये ए कवर कर रहा था तब का एंगल बनेगा π/2, जब ये ए कवर हो रहा था तब बनेगा π/2, जब ये बनेगा तब बनेगा π/2, जब ये ए होगा तब ये बनेगा π/2। यानी एक ऑसिलेशन में जो टोटल फेज है वो यहाँ पे डिस्क्राइब होता है इक्वल टू द टोटल एंगल ऑफ सर्कल यानी 2π। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होती है, मतलब ओ से नहीं हो रही है, बी से हो रही है, तो इन दोनों के बिटवीन का फेज डिफरेंस हमने एज्यूम किया है π/2, तो उसके लिए एक्सप्रेशन मिलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट होगी तो cos ω t, मीन से स्टार्ट होगी तो sin ω t। अब उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर बॉडी मीन पोजीशन पे है एंड अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो क्या होगा। तो अगर बात डिस्प्लेसमेंट की गई है तो बॉडी निकली है मीन पोजीशन से और बॉडी कहाँ पे अभी मीन पोजीशन पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा 0। लेकिन अगर बॉडी मीन पोजीशन से निकल के एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा ए। लेकिन इस ए को मैं प्लस और माइनस ले रहा हूँ क्योंकि मीन की अगर राइट में जा रहा है तो प्लस ए, लेफ्ट में आ रहा है तो माइनस ए, मतलब वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, बस ये डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए प्लस एंड माइनस साइन हमने इंट्रोड्यूस किया है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आती है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के साथ क्या होगा, देखो ऊपर जो एक्सप्रेशन था v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मीन पे बोला है तो यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एंड वो होती है ए ओमेगा। लेकिन एक्सट्रीम पे जाके वेलोसिटी खत्म हो जाती है, मतलब मिनिमम होती है, दैट विल बिकम 0। वही बात अगर एक्सेलरेशन की करेंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन पे हो जाता है 0, यानी एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे मिनिमम होता है, दैट विल बी 0। एक्सट्रीम पे होता है मैक्सिमम, दैट इज इक्वल्स टू a इंटू ओमेगा का स्क्वायर। प्लस माइनस पे डिपेंड करेगा कि a कौन सा है। तो जो फॉर्मूले हमने देखे थे वो डायरेक्टली पर्टिकुलर स्पेशल एप्लीकेशंस में एप्लीकेबल है। मैक्सिमम कहाँ पे, मिनिमम कहाँ पे, एंड मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एम्पलीट्यूड, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, वो होता है एम्पलीट्यूड। उसके बाद में आएगा पीरियोडिक टाइम, टाइम पीरियड। अब पीरियोडिक टाइम मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, जैसे 1 रिवॉल्यूशन होता है सर्कुलर मोशन में, यहाँ पे बनेगा टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, और यहाँ पे पीरियोडिक टाइम फॉर द ऑसिलेशन होता है t इक्वल्स टू 2π रूट ऑफ m अपॉन k, t इक्वल्स टू 2π रूट ऑफ m बाय k। अगेन m एंड k की वैल्यू आपको मालूम है, m मतलब मास ऑफ द ब्लॉक एंड k का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में आएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, और ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। ये फ्रीक्वेंसी f से डिनोट करो या फिर n से करो, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम, यानी टाइम को उल्टा करेंगे तो ये बनेगा 1/2π रूट ऑफ k बाय m। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है रिलेटेड टू एसएचएम, एक पीरियोडिक टाइम का एंड दूसरा जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का। ये हो गया बेसिक इंट्रो, जिसमें हमने पीरियोडिक टाइम, फ्रीक्वेंसी, देन एम्पलीट्यूड, इनसे रिलेटेड की बातें डिस्कस की। फेज कैसे चेंज होता है वो भी मैंने सर्कल के साथ कंपेयर किया है। अब यहाँ पे रेफरेंस सर्कल मेथड एंड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। तो उसके बाद में डायरेक्ट नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है, दैट इज कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम। मतलब एक ही पॉइंट पे साइमल्टेनियसली अगर दो एसएचएम परफॉर्म हो रहे हैं तो उसके कंपोजिशन से क्या क्या चेंज होंगे। तो पहले एसएचएम के लिए मैं इक्वेशन कंसीडर करता हूँ x1 इक्वल्स टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi1, एंड दूसरी एसएचएम के लिए इक्वेशन कंसीडर करता हूं, दैट इज x2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अगर ये दोनों एसएचएम साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रही है तो उस केस में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, एंड फिर ये x1 और x2 की ऊपर की वैल्यू हमने जो कंसीडर की थी उनको अगर पुट करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिलता है पहले फॉर resultant amplitude,
यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी R इक्वल्स टू होता है रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई। अब A1 A2 तो मालूम है, ऊपर हमने उसको एम्पलीट्यूड कंसिडर किया था, बस यहाँ पे फाई का मतलब होगा φ1 माइनस φ2, यानी फाई का मतलब रहेगा फेज डिफरेंस बिटवीन टू एसएचएम, φ1 माइनस φ2। फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज कॉस का जो थीटा होता है वो प्लस थीटा भी कॉस थीटा है एंड माइनस थीटा भी कॉस थीटा है, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज ऑकर नहीं होने वाला। तो इस तरह से दो एसएचएम को अगर हम कंपोज करेंगे तो उनके कंपोजिशन से हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है इस तरह से मिलता है, ठीक है। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बाद में हमें निकालना पड़ता है रिजल्टेंट फेज ऑफ एसएचएम। एंड रिजल्टेंट फेज यानी डेल्टा के लिए एक्सप्रेशन होता है डेल्टा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ A1 sin φ1 प्लस A2 sin φ2 डिवाइडेड बाय A1 cos φ1 प्लस A2 cos ऑफ φ2। आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व नहीं करने, बस ये थ्योरेटिकल डेटा है एज इट इज। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ रहा है तो उसके लिए आपको बस रिमेंबर करना है। नेक्स्ट, अब ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट फेज हो गया। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस होती है जिनसे रिलेटेड ही हमें हर बार एप्लीकेशन में क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केस में क्या हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि फेज डिफरेंस है वो जीरो हो जाए दोनों एसएचएम में, दोनों का फेज अगर सेम है तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो बनेगा A1 प्लस A2। ऊपर का फॉर्मूला है ना, यहाँ पे फाई को जीरो पुट करेंगे cos 0 1 बनेगा, cos 0 अगर 1 हो गया तो वहां पे रूट में बचेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 विच इज द एक्सपेंशन ऑफ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू A1 प्लस A2। लेकिन अगर वहां पे बोला गया है कि जो फाई है वो है 180 डिग्री, तो वहां पे cos 180 होता है -1, इसलिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन जाएगा A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। एंड उसकी जगह पे आपको अगर बोला है कि जो फेज डिफरेंस है दोनों में वो अगर 90 डिग्री है तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस वाली टर्म जो है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगी क्योंकि cos 90 कितना है, जीरो है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्पेशल केसेस में हम रिजल्टेंट एसएचएम जो है एम्पलीट्यूड जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगेन टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज energy of particle performing simple harmonic motion। जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं उसके एनर्जी के लिए हमें एक्सप्रेशन चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, बट वेलोसिटी एसएचएम में हमने पहले देखी है प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। तो इसको अगर पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा हाफ ऑफ m इंटू ब्रैकेट में ओमेगा का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट तो चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो गया, तो यानी काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू m इंटू ओमेगा का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट ये m इंटू ओमेगा स्क्वायर को हम स्टार्ट में k भूल चुके हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को हम 1/2 इंटू k इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो बोथ आर द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रही है तो इस एक्सप्रेशन से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी स्पेशल केस आएगी कि अगर बॉडी बोला है कि मीन पोजीशन पे है, तो हमें मालूम है मीन पोजीशन पे x तो होता है डिस्प्लेसमेंट 0, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बन जाएगी मैक्सिमम, एंड ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बनेगी, मैक्स लिख देता हूँ k मैक्स, ये बनेगी हाफ ऑफ k इंटू ए स्क्वायर। एंड अगर पार्टिकल गया एक्सट्रीम पे तो एक्सट्रीम पे जो है वो x बनेगा a, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 बनेगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी और ये बन जाएगी 0।
या फिर आप वेलोसिटी को भी याद कर सकते हैं, तो वेलोसिटी भी ये 0 एंड मैक्सिमम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी में भी वही चेंज आएगा। ठीक है, सेम पार्ट से अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, तो उसके लिए हम कंडीशन कंसीडर करते हैं कि सपोज ए से लेके बी तक ये पाथ के ऊपर बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है, ये है मीन पोजीशन, और ये कोई भी एक इंटरमीडिएट पोजीशन दी है पी एंड ये दूसरी पोजीशन है क्यू, और हमें बॉडी को dx इतने डिस्टेंस से डिस्प्लेस करना है बॉडी को, तो हमें करना पड़ता है वर्क डन, और ये वर्क डन होता है F इंटू dx। अब ये F मतलब फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो रिस्टोरिंग फोर्स इधर खींच रहा था उसके अगेंस्ट, इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें वर्क डन यहाँ पे मिलेगा dw एंड दैट विल बी इक्वल्स टू F इंटू dx। लेकिन F का मतलब हमने पढ़ा है दैट इज kx, तो ये बनेगा kx इंटू dx। तो इस पर्टिकुलर केस में ये छोटा सा वर्क डन था, इसके ऊपर से हमें अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से फॉर्मूला बनेगा 1/2 इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर, लेकिन ये x के लिए फिर लिमिट होगी और ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। लिमिट शुरू होगी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, मीन से लेके एक्सट्रीम तक, और लिमिट नहीं भी पुट करेंगे तो ये जनरल एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, फॉर पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसमें फिर हम कंडीशन देखेंगे कि अगर मोशन बॉडी की है और हम मीन पोजीशन पे देख रहे हैं तो वहां पे x 0 होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है मीन पे एंड जो होती है 0। अगर बॉडी है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का वो होता है इक्वल टू एम्पलीट्यूड, तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी मैक्सिमम एंड मैक्सिमम होगी हाफ ऑफ के इंटू ए का स्क्वायर। एंड इन दोनों का अगर ऐड करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा फॉर टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों के एक्सप्रेशन ऊपर हमने देखे, अगर पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ ऑफ के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी थी 1/2 इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। 1/2 के कॉमन कर लेंगे तो x 6 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन मिल जाएगा 1/2 इंटू के इंटू ए का स्क्वायर। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी 1/2 इंटू के इंटू ए स्क्वायर। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी होती है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, एंड ये पॉसिबल होता है मीन पोजीशन पे। एंड यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी होती है जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, एंड ये होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, तो ये इस तरह से एनर्जी का इंटरप्रिटेशन जो है हमें वेरियस कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। एंड इसी को अगर अपन ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी प्लॉट करनी है, तो कंडीशन क्या होगी, देखो एक पैराबोला ऐसे आएगा, दूसरा पैराबोला ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें एनर्जी मिलती है। अब ये हो गई मीन पोजीशन, ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमें मालूम है कि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, मतलब ये एनर्जी होगी काइनेटिक। मीन पे मिनिमम है, मतलब ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से ये एनर्जी को अपन वेरियस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जीज की इंटरप्रिटेशन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, अब सिंपल पेंडुलम मतलब क्या होता है, देखो एकदम सिंपल सी केस है। एक स्ट्रिंग होगी, उसको अपन एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट करेंगे, उसको दूसरे एंड पे एक बॉब कनेक्टेड होगा, एंड वो बॉब को अपन अगर डिस्प्लेस कर देंगे तो वो क्या करेगा, एक लीनियर पाथ के अलोंग अपनी मोशन परफॉर्म करेगा, तो वो बन जाएगा सिंपल पेंडुलम। बस उसमें दो कंडीशन है, एक होता है आइडियल जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और इसमें हम कंसिडर करते हैं कि जो पार्टिकल है वो हेवी है, पार्टिकल है वो हेवी है। उसके बाद जो स्ट्रिंग अपन यूज कर रहे हैं सस्पेंड करने के लिए वो मासलेस है। मासलेस होने के साथ साथ वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब उसका एक्सटेंशन भी नहीं होता है। एंड अगर वहां पे सेम कंडीशन प्रैक्टिकल पेंडुलम के लिए देखा जाए तो प्रैक्टिकल पेंडुलम में हम ये सब मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, एकदम स्मॉल हेवी स्पेयर लेते हैं जिसको बॉब बोला जाता है। ठीक है ना,
और वहां पे सस्पेंड करने के लिए जो स्ट्रिंग है उसको मासलेस तो नहीं बना सकते, इसलिए अपन लाइट लेते हैं और उस स्ट्रिंग से क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। तो वहां पे ये बन गया रिजिड सपोर्ट, या अगर स्ट्रिंग स्ट्रिंग को कनेक्टेड है ये मास, इसको अगर मोशन देंगे तो इस पाथ के अलोंग ये स्ट्रिंग जो है वो मूव होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से एक रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे, इस तरह से ये रेफरेंस दूसरी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे। तो इस पोजीशन पे अगर देखेंगे तो जो वेट होगा mg, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, एंड इसको अगर हमें अलोंग टेंशन इन द स्ट्रिंग कंसीडर करना है तो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट है इसलिए ये बनेगा mg cos ऑफ थीटा, एंड रिमेनिंग कंपोनेंट इधर जाएगा जो बनेगा mg sin थीटा। यानी कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है इट इज बैलेंस्ड बाय mg cos ऑफ थीटा, एंड जो mg sin थीटा है इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, जो बॉडी को अपने पोजीशन पे वापस लेके आने वाला है, ठीक है। तो इन इक्वेशन को अगर देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिलता है फॉर पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम, और जो होता है t इक्वल्स टू 2 π√L/g। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब सिंपल पेंडुलम को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, ठीक है। इसके ऊपर से अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो अगेन इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा 1/t, दैट विल बी 1/2π√L/g। फ्रीक्वेंसी के बाद में, सॉरी पीरियोडिक टाइम के बाद में ये मिल गया हमें एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी आल्सो। अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट आती है जिसको अपन बोलते हैं एज ए सेकंड्स पेंडुलम। अब इस सेकंड्स पेंडुलम का मतलब क्या होता है, अ सिंपल पेंडुलम हैविंग पीरियोडिक टाइम 2 सेकंड, जिसका पीरियोडिक टाइम 2 सेकंड है, यानी t इक्वल्स टू 2 सेकंड है, उसको बोला जाता है एज ए सिंपल पेंडुलम। तो उस केस में सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है, सॉरी सेकंड्स पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेम एक्सप्रेशन, और वो होती है g/π²। और यहाँ पे अगर अर्थ की बात करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर आती है, मतलब 1 मीटर लेंथ की अगर स्ट्रिंग कनेक्ट कर देंगे तो उसको जो है 2 सेकंड लगेंगे अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एंड अगर प्लैनेट को चेंज किया तो जी चेंज होगा, इसलिए मैंने बोला कि इट इज एप्लीकेबल फॉर द अर्थ। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज angular SHM and its differential equation। पहले हमने डिसाइड किया था कि टॉपिक में लीनियर के ऊपर ही फोकस करना है, लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट है जिसमें हम एंगुलर एसएचएम को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। अब ये एंगुलर एसएचएम मतलब क्या होता है, इसमें देखो फॉर एग्जांपल एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट को स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग को जो है हमने अभी कनेक्ट किया है इस तरह से डिस्क से, मतलब अभी जो है यहाँ पे डिस्कनेक्टेड है, मतलब कोई स्फेरिकल बॉब नहीं है, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट किया डिस्क को, ये हो गया इसका सेंटर। छोड़, तो इस तरह की ये डिस्क है। तो अगर इस डिस्क को अपन ऐसे एक साइड में एक डायरेक्शन में घुमा देंगे इस डायरेक्शन में और छोड़ देंगे, तो हमें मालूम है कि ये ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाली है। तो इस पर्टिकुलर मोशन को बोला जाता है एज ए एंगुलर एसएचएम। और जैसे लीनियर एसएचएम में फोर्स था, एंगुलर एसएचएम में होता है टॉर्क। वहां पे फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे टॉर्क प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा। वहां पे फोर्स कांस्टेंट आ रहा था, यहाँ पे टॉर्शनल कांस्टेंट आएगा। सी का मतलब होगा टॉर्शनल कांस्टेंट, या फिर उसको अपन ट्विस्ट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे
हम रोटेशनल मैकेनिक्स में टॉर्क का फॉर्मूला देख चुके हैं कि टॉर्क होता है आई अल्फा, यहाँ पे देखा टाउ इक्वल्स टू सी थीटा। इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो वहां पे हमें फिर से एक्सप्रेशन मिलेगा आई इंटू अल्फा। अल्फा मतलब डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, प्लस सी थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जो है इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं फॉर पीरियोडिक टाइम ऑफ द एसएचएम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इतना ही है। पीरियोडिक टाइम ऑफ द एंगुलर एसएचएम, और ये रहेगा सिंपली 2 पाई बाय ओमेगा, वेयर अगेन ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बाकी कुछ चाहिए नहीं, बस ओमेगा की अगर इंफॉर्मेशन है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम पार्ट को हमने अप्लाई करके मैग्नेटिक्स की कुछ कंसेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अभी ये कंसेप्ट मालूम है कि सपोज कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी बार मैग्नेट को प्लेस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा m इंटू बी, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा m इंटू बी, मतलब टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे, टॉर्क फॉर्म करेंगे, एंड उस केस में एक्ट होने वाला जो टॉर्क होता है वो होता है m इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पे m का मतलब होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का हमने अप्लाई किया था, एंड थीटा मतलब हो गया एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से अगर फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलता है फॉर द पीरियोडिक टाइम, दैट इज 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन m इंटू बी। आई का मतलब यहाँ पे करंट नहीं है, आई का मतलब यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो यहाँ पे भी जो अपन आई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका मतलब करंट नहीं लेना है, इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे भी जो आई हमने लिया है उसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एंड बी तो ऊपर लिख के दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो पीरियोडिक टाइम है मैग्नेट का वो हम कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके ऊपर वर्क करने वाला डिवाइस आता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, जिसका यूज करके हम गिवन मैग्नेट की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे के जो डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड रिलेटेड पार्ट्स के पॉइंट्स है अगेन वो सिलेबस से ओमिटेड है, तो एकदम सिंपल सिंपल बातें, सिंपल सिंपल से फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है उतनी सिलेबस में एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो। 100% श्योर मार्क्स देता है ये टॉपिक, इसके क्वेश्चन की लेवल भी एकदम सिंपल होती है। ठीक है, पहले थ्योरी प्रिपेयर करो एंड उसके बाद कुछ वर्कशीट्स में ग्रुप पे सेंड करूंगा, गो फॉर देम, एंड एज यूजुअल टेस्ट विल बी देयर, तो टेस्ट रेगुलर अटेम्प्ट करना ही है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट ही अटेंड नहीं करते, लेकिन जितनी ज्यादा टेस्ट अटेंड करेंगे उतना आपको एग्जाम में हेल्प होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं उससे कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको टेस्ट अटेंड करना नेसेसरी है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ मोहित है जो रेगुलर टेस्ट अटेंड कर रहा है, बाकी कोई भी टेस्ट यहाँ पे अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसका डिसएडवांटेज आप एग्जाम में देख सकते हैं टेस्ट रेगुलर अटेंड करने से क्या होता है। ठीक है, सो इतना ही था ऑसिलेशन का सिलेबस। तो कल के लेक्चर में डिस्कशन शुरू करेंगे अबाउट वेव्स, अगेन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये भी एकदम सिंपल टॉपिक है। और उसके बाद में जो ऑप्टिक्स से शुरू हो जाएंगे वो मतलब डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उनका जो कंटेंट ऑफ सिलेबस है वो थोड़ा सा ज्यादा है कंपेरेटिव टू रिमेनिंग टॉपिक, तो वहां पे हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए ऑसिलेशन हो गया, उसके बाद में हम वेव्स पढ़ेंगे, एंड इनको पहली पार्ट में पहली फुर्सत में अच्छे से प्रिपेयर करके फिर हम ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सेक्शन का जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है।